नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है प्रतियोगिता दर्पण, इसके सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग परीक्षा उपयोगी जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उनको 135 एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। साथ ही व्याख्या के माध्यम से टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जांचने और जानने और समझने का भी प्रयास करेंगे कि अगर कोई प्रश्न एग्जाम में आता है तो उस समय हमें ये सारे फैक्ट्स याद रहे और आसानी से उस प्रश्न का उत्तर हम लोग दे सकें। हम लोग इमेज का सहारा लेंगे, हम लोग व्याख्या का सहारा लेंगे, हम लोग आंकड़ों का सहारा लेंगे। इन सब के माध्यम से पूरे बुक का निचोड़ आपके सामने 135 एमसीक्यू के माध्यम से मैंने लेकर आया है, जिसके तहत हम लोग प्रतियोगिता दर्पण की जो नवंबर की मैगजीन है उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम, प्रमुख जो नियुक्तियां हुई है इस महीने के दौरान, पुरस्कार सम्मान हो गया, महत्वपूर्ण दिवस हो गई, पुस्तकें हो गई, ऑपरेशन हो गए, अभियान हो गए, महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है उनको कवर करेंगे। साथ ही महोत्सव, दुर्घटना, खेलकूद और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। और और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, रडार की नज़र से बचने में सक्षम युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण सितंबर 2022 में कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके सामने गोवा, मुंबई, चेन्नई या कोच्चि। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई। रडार की नज़र से बचने में सक्षम 7 युद्धपोत प्रोजेक्ट 17I के तहत मुंबई स्थित मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में इसके तीसरे युद्धपोत यानी तारागिरी का जलावतरण सितंबर 2022 में मुंबई में किया गया। कोई भी अगर युद्धपोत वगैरह या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी वो बन जाता है तो कुछ समय के लिए उसको समुद्र में जलावतरण किया जाता है, चलाकर देखा जाता है इससे कि सारे फंक्शन सही तरीके से काम करते हैं कि नहीं। उसके बाद जब ये पूरी सेटिस्फाइड हो जाती है तब उसको सेना में शामिल किया जाता है। तो इसी तरह प्रोजेक्ट 17 के तहत 7 युद्धपोत बनने थे, उन्हीं में जो ये इसी क्रम का ये तीसरा युद्धपोत है तारागिरी, जिसे कौन बना रहा है? तो मुंबई में एक है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसके द्वारा यह तैयार किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत। आगे दूसरा प्रश्न लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया? ऑप्शन है आपके सामने क्यूआर सैम, क्यू रडार, क्यू सैम या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है दोस्तों, सही उत्तर है क्यूआर सैम, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के ये मिसाइल है और इसी का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समृद्धि एवं विविध समुद्री विरासत के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो सही उत्तर है दोस्तों गुजरात में, ऑप्शन डी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर क्या है। तो भारत की जो समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुजरात के लोथल क्षेत्र में की जा रही है। अब आप लोथल में क्यों की जा रही है, अगर आप इतना तो पता ही होगा अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो कि लोथल वो पहला बंदरगाह था एंशियंट हिस्ट्री में जिसे भारत का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। तो वहाँ से लेके एंशियंट हिस्ट्री से लेके वर्तमान समय तक की जो समुद्री विरासत है इससे संबंधित यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है। तो गुजरात के लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक के भारत के समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने वाले इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है और इसका पहला चरण कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? मार्च 2024 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस दवा निर्माता कंपनी द्वारा देश में ही विकसित पहले नेजल वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को औषधि महानियंत्रक ने मंजूरी प्रदान की है? सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक,
डॉक्टर्स रेड्डी लेबोरेटरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत बायोटेक। भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है नेजल वैक्सीन है, इनकोवैक, INCOVAC, ये नेजल वैक्सीन है, नाक के थ्रू आप इसे बूंद के द्वारा आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश ने सेनाध्यक्ष की मानक रैंक प्रदान की है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान? तो सही उत्तर होगा दोस्तों नेपाल। 1950 से शुरू हुई इस परंपरा के तहत भारत व नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को अपनी सेना के जनरल की जो पद होती है उसकी मानक रैंक प्रदान करती है। इसके तहत जो नेपाल के सेना प्रमुख है उसको भारत मानक उपाधि देता है अपने देश के जनरल का, और भारत के जो थल सेना प्रमुख है उसको नेपाल के द्वारा मानक उपाधि देती है अपने देश के जनरल पद का। ठीक है, ये 1950 से चला आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने स्कूली शिक्षा से संबंधित किस नई योजना की घोषणा की? तो ऑप्शन है आपके सामने, PM श्री योजना, आओ चले स्कूल योजना, सबके लिए सुलभ स्कूल योजना, घर से स्कूल तक योजना। तो सही उत्तर है दोस्तों PM श्री योजना। PM श्री योजना जो देश के 14,500 स्कूलों में इसके तहत अपग्रेड किया जाएगा। आइए देखते हैं इस योजना के बारे में, PM श्री योजना है क्या। तो इस योजना के तहत केंद्र, राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के स्थानीय निकाय की जो सरकारें हैं उनके द्वारा संचालित चुनिंदा स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित करते हुए एक मॉडल स्कूल के तहत विकसित किया जाएगा, और पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को इसके तहत अपग्रेड करके मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, और इसका पूरा जो खर्चा होगा ना वो केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि इसकी निगरानी स्थानीय सरकार के हाथों में होगी। ठीक है, तो यही है PM श्री योजना। PM श्री, नेक्स्ट क्वेश्चन, PM श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों का अपग्रेडेशन कर इन्हें मॉडल स्कूल बनाए जाने की योजना है? तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा 14,500। नेक्स्ट, 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस के अवसर पर किस अफ्रीकी देश के 8 चीतों को भारत लाया गया? ऑप्शन है आपके सामने, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, केन्या या कांगो। तो सही उत्तर है दोस्तों नामीबिया। इस इमेज के आप, ये इमेज काफ़ी वायरल भी हुई थी उस समय, तो इस इमेज से आप देख सकते हैं। और एक जो जिस विमान में इन चीतों को लाया गया था उस शेप में विमान का जो फ्रंट था उसे बनाया भी गया था। तो आइए देखते हैं। तो ये सारा काम प्रोजेक्ट चीता के तहत हुआ है। 17 सितंबर को 8 चीतों को अफ्रीका के एक देश है नामीबिया, ठीक है, तो वहाँ से लाया गया, और इन्हें कहाँ छोड़ा गया? तो मध्य प्रदेश का जो श्योरपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है ना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे इन 8 चीतों को छोड़ा गया है, बने उस उद्यान में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट चीता के तहत कुल 20 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जाना है, और ये सारे जो 8 चीते लाए गए ये प्रोजेक्ट चीता के तहत लाया गया है, और इसके तहत 20 चीतों को भारत लाया गया है, और 20 चीतों को भारत लाया जाना है, जिसमें पहले चरण में 8 चीतों को लाया गया, जिनमें 3 नर है और 5 मादा है, जो नामीबिया से लाए गए हैं, और बचे हुए 12 जो चीते हैं इसे दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। ठीक है, और इस भारत, आपको पता होगा कि 70 वर्षों पहले भारत में जो चीते थे, भारतीय चीते, वो विलुप्त हो गए थे, और 1947 के बाद भारत में एक भी जो 3 चीते बचे थे वहाँ पे उस समय का शिकार कर लिया गया, और 1952 के पास भारत को औपचारिक रूप से भारत में चीता विलुप्त घोषित कर दिया। ठीक है, तो देश में चीतों के पुनर्वास के लिए एक योजना 2009 में बनाई गई थी, जिसे 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। अब जो वर्तमान सरकार है एक नए सिरे से योजना बनाई है जिसे प्रोजेक्ट चीता नाम दिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय में इसे 2017 में मंजूरी भी दे दी थी। तो इसी के तहत 20 चीते लाए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है? तो अभी हमने देखा मध्य प्रदेश के श्योरपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है। तो पहला ऑप्शन होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत कुल कितने अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जाना है? तो हमने व्याख्या में देखा था कि टोटल 20 चीतों को भारत लाया जाना है, इसमें 8 चीते नामीबिया से ला दिए गए हैं, और शेष बचे 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान देश में दर्ज किए गए
संज्ञेय अपराधों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है आपके सामने 60.9 लाख, 51.6 लाख, 60.1 लाख और डी ऑप्शन 60 गलती से ऑप्शन रिपीट हो गया। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 60.9 लाख। 2021 के दौरान यहाँ पे हम लोग व्याख्या में देखेंगे तो बीते वर्ष 2021 के दौरान भारत में अपराधों के आंकड़ों के संबंध में एक डाटा बनाया जाता है हर साल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के नाम से जारी किया गया है। 30 अगस्त 2022 को यह जारी किया गया। इसके अनुसार हम लोग देखेंगे ये चार्ट के माध्यम से कि देश में कुल दर्ज किए गए संग्रह अपराधों की संख्या कितनी थी? 60.9 लाख। 2021 में इसमें हिंसक अपराधों की सर्वाधिक दर वाला जो बड़े राज्य है वो कौन है? तो सर्वाधिक बड़े राज्य जो हैं हिंसक अपराधों के मामले में असम है, जहां 76.6 हिंसक अपराध प्रति लाख जनसंख्या पर 76.6 अपराध गंभीर अपराध होते हैं। और हिंसक अपराधों के मामले में 2021 में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई ना वह राज्य है उड़ीसा में। और औसतन हत्याएं कितनी हुई 2021 के दौरान? तो प्रतिदिन 82 हत्याएं हुई। और औसतन अपहरण जो है प्रति घंटा कितना हुआ? तो हर घंटे में देश में 11 अपहरण हुए 2021 के दौरान। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हत्या के सर्वाधिक मामले कहाँ पाए गए हैं? तो इस मामले में झारखंड टॉप पे है। और प्रति 1 लाख जनसंख्या में अपहरण के सर्वाधिक मामले वाले राज्य कौन से है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली जो है वो सबसे बड़ा अपहरण वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है। देश के कुल हत्याओं की संख्या कितनी है? देश में कुल हत्याओं की संख्या 2021 में संज्ञेय अपराधों के तहत 29,272 हुए। और अपहरण कितने हुए? तो 1,04,149। इसी तरह हत्या के मामले में जो टॉप 5 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है। सर्वाधिक हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई 3,717। 2 नंबर पर बिहार है 2,799। 3 नंबर पर महाराष्ट्र है 2,330। मध्य प्रदेश में 2,034 व पश्चिम बंगाल। ये टॉप 5 राज्य हैं जहां सर्वाधिक हत्याएं हुए। तो सर्वाधिक हत्या के मामले वाले टॉप 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है, इससे संबंधित आगे के प्रश्न होंगे। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में देश में दर्ज कुल संज्ञेय अपराधों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो 2020 की तुलना में 2021 में जो कमी दर्ज की गई है वो 7.6% दर्ज की गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो पिछला साल 2020 में जो अपराध थे संज्ञेय अपराध वो 66.01 लाख टोटल अपराध थे और वही 2021 में 60.9 लाख। तो प्रतिशत के मामले में 7.6% की कमी 2021 में आई है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराधों की संख्या कितनी है? तो प्रति लाख जनसंख्या पर देश में अपराधों की संख्या 445.9 है। आगे बढ़ते हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार बड़े राज्यों में हिंसक अपराधों के सर्वाधिक दर वाला राज्य, मतलब सर्वाधिक परसेंटेज वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक परसेंटेज वाला जो राज्य है वो असम है। हमने देखा था अपराध के मामले में 76.6 हिंसक अपराध जो है वो प्रति लाख जनसंख्या पर होते हैं। दिल्ली इस मामले में दूसरे नंबर पर है 57 अपराध प्रति लाख जनसंख्या पर। पश्चिम बंगाल तीसरे। हिंसक अपराध में किसे शामिल किया जाता है? तो हिंसक अपराधों की श्रेणी में हत्या, दहेज, मृत्यु, गंभीर चोटें, अपहरण, बलात्कार आदि शामिल किए जाते हैं। और हिंसक अपराधों की न्यूनतम दर वाले जो 3 राज्य हैं वो गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। तो टॉप 3 राज्य हैं असम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम अपराध दर वाले जिले कौन से हैं? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार बड़े राज्यों में हिंसक अपराधों की न्यूनतम दर वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात। ठीक है, सबसे कम अपराध दर वहां पे
दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में बड़े राज्यों की सूची में हिंसक अपराधों की न्यूनतम दर वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो हमने व्याख्या में देखा था, गुजरात, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसक अपराधों के मामले में 2021 में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई? तो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य था उड़ीसा, जहां 2020 में जो 38 प्रति लाख जो अपराध था वो बढ़ के 48.6 प्रति लाख अपराध हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में देश औसतन कितनी हत्याएं प्रतिदिन दर्ज की गई? तो औसतन हमने चार्ट में देखा था, औसतन 82 हत्याएं प्रतिदिन दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी के तहत हाल ही में 11 जो यहाँ व्याख्या देख सकते हो, 2021 के दौरान देश में औसतन 42 हत्याएं प्रतिदिन दर्ज किए गए, जबकि प्रति घंटा कितने अपहरण दर्ज किए गए? औसतन 11 मामले अपहरण के दर्ज किए गए। इससे महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट था जिसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन पर यूपीए एक्ट के तहत 5 वर्ष का प्रतिबंध आरोपित किया गया है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे व्याख्या के माध्यम से देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो देश विरोधी एवं आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण सरकार ने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग पीएफआई के भी नाम से जानते हैं, वह उसके साथ ही उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध जो है आतंकवाद रोधी कानून जो है यूएपीए एक्ट के और संवैधानिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आरोपित किए गए हैं। किस पर? तो पीएफआई पर और उसके 8 सहयोगी संगठन। इस संगठन के संबंध में इस्लामिक स्टेट व अन्य आतंकी संगठनों के साथ भी देखा गया, इसके जो संबंध है आईएसआई के साथ देखा गया है। और इसके साथ ही जिन 8 अन्य सहयोगी संगठनों को प्रतिबंधित किया गया, उनके नाम पीएफआई के साथ कुछ 8 संगठन को भी प्रतिबंधित किया गया है, उसको देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, चौथा है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है नेशनल वुमेन फ्रंट, छठा जूनियर फ्रंट, सातवां है एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, आठवां है रिहैब फाउंडेशन केरल। और वहीं इससे जो पीएफआई से संबंधित एक राजनीतिक दल जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसको भी इसका पंजीकरण भी राजनीतिक दल होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका लिंक पीएफआई से था, इसलिए इस दल को ब्लॉक कर दिया गया, मतलब बैन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पीएफआई से संबंध किस राजनीतिक दल को पंजीकृत राजनीतिक दल होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। जम्मू कश्मीर से राज्यपाल के लिए नामित होने वाले पहले गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम अली खटाना, महबूबा मुफ्ती या किरोड़ी अली गुजर? तो सही उत्तर है गुलाम अली खटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सितंबर 2022 में लॉन्च हुई भारत में निर्मित सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका नाम है सर्वावैक, SERVAVAC, सर्वावैक। ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित वैक्सीन है। आगे बढ़ते। किस चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर 10 दिसंबर 2022 को घोषित किया गया? तो कौन से चिड़ियाघर को? तो पद्माजी नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्माजी नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित, जूलॉजिकल पार्क घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 सितंबर 2022 को किस देश की महारानी का निधन हो गया? तो काफी सुर्खियों में रहा था, ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका निधन हो गया। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो 70 वर्ष 214 दिनों तक यूनाइटेड किंगडम की महारानी जो रही एलिजाबेथ द्वितीय, उनका निधन 96 वर्ष की उम्र में हो गया। 8 सितंबर 2022 को उनका निधन हुआ और यह रिकॉर्ड के मामले में यूके के शासन में सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन करने वाली ये महिला है। और विश्व में देखा जाए तो इस मामले में इनका स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा दिनों तक राजा या रानी बनने वाला राजा कौन है? तो पहले स्थान पे है फ्रांस के जो किंग थे, प्रांत के जो राजा थे लुई 14वां, उनका पहला स्थान है जो 72 वर्ष 110 दिनों तक सत्तासीन रहे थे।
और उनके बाद एलिजाबेथ द्वितीय हैं। तो और एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं उनकी मृत्यु के बाद अब उनके जो बड़े पुत्र है चार्ल्स तृतीय, उनको ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का नया सम्राट बना दिया गया है। जबकि चार्ल्स जो तृतीय है उनके जो ज्येष्ठ पुत्र व उत्तराधिकारी कौन बनाए गए हैं, तो प्रिंस विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स का दर्जा दिया गया है। 73 वर्षीय चार्ल्स तृतीय का जो पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज 10 सितंबर 2022 को लंदन में राज्यारोहण के दौरान नया सम्राट तथा उनकी पत्नी कैमिला पार्कर को रानी घोषित किया गया। तो चार्ल्स तृतीय जो है वो सम्राट और कैमिला पार्कर क्वीन घोषित की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 10 वर्ष पूर्व दिया गया गैर नाटो प्रमुख मित्र का दर्जा समाप्त कर दिया? तो सही उत्तर है दोस्तों अफगानिस्तान को यह दर्जा प्राप्त था, अब उसके यह दर्जा छीन लिया गया। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीतिक यात्रा संपन्न की? तो सही उत्तर होगा दोस्तों बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना। आइए देखते हैं इस दौरान क्या क्या हुए। तो 5 से 8 सितंबर के बीच जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इन्होंने भारत का दौरा किया और जिसके तहत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो प्रश्न पूछ सकता है कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जब शेख हसीना भारत आई तो 7 हस्ताक्षर। कौन कौन से? तो कुशियारी नदी जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर हुए, बांग्लादेश रेलवे अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण की व्यवस्था, आईटी क्षेत्र में बांग्लादेश रेलवे की सहायता, बांग्लादेश के विधिक अधिकारों को भारत की जुडिशियल अधिकारियों को भारत की जुडिशियल एकेडमी में प्रशिक्षण से संबंधित समझौता, दोनों देशों के विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच सहयोग हेतु समझौता, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बांग्लादेश की सहायता हेतु समझौता तथा प्रसार भारती व बांग्लादेश टीबी के बीच समझौता शामिल है। ये 7 समझौते हुए। अब इनमें आगे क्या होता? नदी जल बंटवारे का मुद्दा इन दोनों द्विपक्षीय वार्ता में महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। दोनों देशों के बीच 54 विभिन्न नदियों का प्रवाह साझा है। 54 ऐसी नदियां जो बांग्लादेश भारत में होकर गुजरती हैं। तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर शीघ्र समाधान और दोनों के बीच विवाद है तीस्ता नदी जल बंटवारा, तो इससे संबंधित भी बात हुई। इसके साथ ही कुशियारी नदी के मामले में एक अंतरिम जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो कुशियारी नदी के मामले पे भी जो कुछ गतिरोध था उस पर इसके दौरान समझौता हुए। 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात दोनों देशों के बीच यह कोई पहला जल बंटवारा समझौता था और दोनों देशों के आपसी व्यापार जो विगत 5 वर्ष पहले जो 9 अरब डॉलर था दोनों देशों का बीच व्यापार, वह अब बढ़कर 5 वर्षों में 18 अरब डॉलर हो गया है और कनेक्टिविटी बढ़ाकर आगे अगले 2-3 वर्षों में इसे 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। तो अभी वर्तमान में कितना है आपसी व्यापार? 18 अरब डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा पर आए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तभी हम लोगों ने व्याख्या में दिया था 7। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल कितनी नदियों का प्रवाह साझा है? तो 54 नदियों साझा करती हैं। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना है? तो 18 अरब डॉलर है। व्याख्या में हमने सबकी चर्चा की है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने किस नदी बंटवारे पर समझौता किया है? तो कुशियारी नदी तो 1996 के बाद पहला की कोई समझौता हुआ है वो कुशियारी नदी को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन जिसे एससीओ भी कहा जाता है का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद, चीन की राजधानी बेजिंग, रूस की राजधानी मॉस्को या भारत की राजधानी दिल्ली? तो सही उत्तर है दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों देशों इन 8 देशों के नेताओं को। अब आगे हम लोग समझते हैं शंघाई सहयोग संगठन का 12वां जो शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में उसको लेकर। तो 15 और 16 सितंबर के बीच यह सम्मेलन हुआ जिसे एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन है। और एससीओ में कितने? तो 8 सदस्य देश और 8 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस सम्मेलन में शामिल हुए। अब तक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त ईरान इससे पहले पर्यवेक्षक का दर्जा था, अब उसे 2023 में इस संगठन का 9वां सदस्य बनाने पर सहमति बन गई है। यानी 2023 में जब यह सम्मेलन होगा तो इसमें 9 देश शामिल होंगे और ईरान 9वें देश के रूप में शामिल होगा। ठीक है, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मिलेट्स की खेती और उसके उपभोग को बढ़ावा देने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने मिलेट्स की खेती पर बल दिया। वर्ष 2023 को
एससीओ पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का स्वीकार किया गया है तथा साथ ही 2025 को ग्लेशियर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। भारत के वाराणसी, याद रखिएगा दोस्तों, भारत के वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी इस सम्मेलन में नामित किया गया है। भारत की वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। समरकंद सम्मेलन की समाप्ति के बाद भारत को अब एससीओ की अध्यक्षता सौंप दी गई है और अगला जो शिखर सम्मेलन 2023 में होगा वो भारत में होगा। तो 2023 में भारत में बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। एक तो एससीओ समिट होगा, साथ ही G20 समिट भी होने वाला है और क्रिकेट विश्व कप का भी आयोजन 2023 में भारत में ही होने वाला। तो 2023 का साल भारत के लिए काफ़ी मतलब भागदौड़ वाला रहा। काफ़ी अच्छे अच्छे इवेंट्स भी होंगे और बड़े राजनीतिक मंच भी भारत में बनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में होने वाले 23वें एससीओ सम्मेलन में कौन सा देश इस समूह का 9वां सदस्य के रूप में शामिल होगा? तो अभी हमने चर्चा की ईरान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं, मैप पे भी आप देख सकते हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, जो 8 सदस्य हैं। इसके ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हैं? तो 4 देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन? तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और इसी ऑब्जर्वर देश में से जो ईरान है अब यहाँ से उठ के ये 9वें सदस्य के रूप में शामिल हो जाएगा। डायलॉग पार्टनर के रूप में भी 6 सदस्य देश है। कौन कौन? तो अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, ये हमारे डायलॉग पार्टनर है एससीओ के। और गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया जाता है इस दौरान? तो गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जाता है आसियान के देशों को, तुर्कमेनिस्तान को, CIS को और यूनाइटेड नेशन को, ठीक है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें एससीओ सम्मेलन के दौरान किसे एक सुपर फूड के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया है? तो हमने चर्चा की मिलेट्स, बाजरा, जिसे हिंदी में बाजरा कहते हैं। एससीओ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो हमने देखा एससीओ ईयर ऑफ टूरिज्म, एससीओ ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में 2023 में वो मनाया जाएगा। एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में किस देश की मेजबानी में आयोजित होगा? तो 2023 में भारत में आयोजित होगा। यहाँ पे अब हम लोग एससीओ के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। एससीओ के बारे में आप कुछ बहुत जान लीजिए, क्या है एससीओ। तो मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संघाई 5 के नाम से एक समूह की स्थापना 5 देशों ने की। कौन कौन? रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान व तजाकिस्तान। इनके द्वारा अप्रैल 1996 में संघाई 5 नामक संगठन का गठन किया गया 1996 में। और यह 5 देश इसके संघाई 5 के संस्थापक देश कहे जाते हैं। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान को इस समूह में शामिल किया गया। शुरू में 1996 में गठन हुआ जिसमें 5 देश थे और 2001 में इसका विस्तार किया गया और इसमें उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया, जिससे इसके सदस्य देशों की संख्या 6 हो गई और उस समय इसका नाम भी बदल के रख दिया गया संघाई सहयोग संगठन। तो तब से इसे संघाई सहयोग संगठन के नाम से ही जाना जाता है। और इसमें 2 देश और शामिल हुए। कब? तो 9 जून 2017 को इसमें 2 देश शामिल किए गए, भारत और पाकिस्तान को, जिसके बाद इसके सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई। और इसके पहले जैसे अभी ईरान पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है ना, उस समय भारत पाकिस्तान पर्यवेक्षक के रूप में थे, उसी तरह भारत अब ईरान जो पर्यवेक्षक था अब 2023 में शामिल हो जाएगा 9वें सदस्य के रूप में और वो अब इसका मेंबर बन जाएगा। इसी तरह आप आगे देख सकते हैं इसके सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। बेलारूस और कुवैत भी अब आगे इसमें संगठन में सदस्य के रूप में बन सकते हैं। तो संघाई सहयोग जो संगठन है ना, ये सदस्यों के देशों की कुल जनसंख्या जो है ना, विश्व की कुल जनसंख्या का 40% है। विश्व की कुल जनसंख्या का 40% एससीओ में शामिल है। और विश्व के भूभाग में तो कुल भूभाग का 22% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30% प्रतिनिधित्व संघाई सहयोग संगठन के पास है, ठीक है। यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग 2021-22 में भारत
का स्थान कितना है। यूएनडीपी आपको पता होगा हर साल एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे मानव विकास रैंकिंग कहा जाता है। इसी के तहत भारत का रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है, 130वें, 132वें, 131वें, 135वें। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 132वें स्थान पर भारत को रैंकिंग दी गई है। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो विश्व के कुल 191 देशों के लिए जो 2021 के लिए मानव विकास सूचकांक जो जारी की गई है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन की यह संस्था है, और भारत को इसमें 132वां स्थान दिया गया। पिछले वर्ष भारत इसमें 131वें स्थान पर था, मतलब इसके एक रैंक के गिरावट ही आई है। भारत के सूचकांक में एक पायदान की गिरावट है। देश में यानी भारत में जीवन प्रत्यास्था में जो गिरावट है वो 69.7 से बढ़कर 67 जो है घटाकर 67.2 वर्ष कर दी गई है। भारत में जो जीवन प्रत्यास्था है वो 69.7 वर्ष से घटकर अब 67.2 हो गई है। इस रैंकिंग में गिरावट के लिए बड़ा जो कारण है इसे ही बताया गया है। जो पहले स्थान पे कौन देश है, तो स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। और सबसे अंतिम 191वें रैंक पर दक्षिण सूडान है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास से संबंधित 3 पहलुओं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन, इस आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसमें जो स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य का आकलन जीवन प्रत्यास्था के आधार पर, शिक्षा का स्कूलिंग के अपेक्षित वर्षों व शिक्षा के औसत वर्षों के आधार पर, तथा रहन सहन के स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। 3 आधार पर है, तीनों का किस आधार पर किया जाता है हो गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हेतु यह सूचकांक बांग्लादेश के अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा तैयार किया गया था, तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे 1990 में प्रति अपनाया गया। उसके बाद से हर वर्ष 1990 से जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के मान के आधार पर राष्ट्रों को वर्गीकरण के आधार हेतु 4 श्रेणियों में दिया गया है। कौन कौन, तो एक निम्न श्रेणी है यानी लो ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें रैंक दी जाती है, ठीक है। उसके आधार पर इंसान को इन 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में भारत और निम्न में से किस देश के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुई, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण कोरिया। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जापान। 8 सितंबर 2022 को जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न इस 2+2 वार्ता में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे, जबकि जापान की ओर से वहां के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा व विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी शामिल हुए। भारत द्वारा केवल 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता की जाती है। कौन कौन, तो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस। 2+2 वार्ता क्या है, तो जिस देश के साथ हम इसमें ना दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में बैठ के बात करते हैं। बस इस कोई विदेश मंत्री स्तर पे है तो विदेश मंत्री, अगर जापान के साथ तो जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, साथ ही भारत के जापान विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बात करते हैं, उन्हीं को ये 2+2 वार्ता कहा जाता है। तो भारत 4 देशों के साथ ये करता है। भारत और जापान के बीच हाल ही में दूसरी 2+2 वार्ता कहाँ संपन्न हुई, तो जापान की राजधानी टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस देशों के साथ 2+2 वार्ता में भाग लेता है, तो 4 देशों के साथ भाग लेता है। कौन कौन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस, इसलिए उपरोक्त सभी सही है। जापान के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दोनों काफ़ी एक दूसरे के घनिष्ठ मित्रता भी थी शिंजो आबे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्थाना कर दिया है, तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान के बदल करके अब कहाँ कर दिया है, अस्थाना कर दिया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 कृषि वर्ष में कुल खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन रहेगा, कितना रहेगा, तो 150 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन होगा, ठीक है। और इसमें अभी केवल खरीफ के खाद्यान्नों की ही चर्चा की गई, लगभग 150 मिलियन टन। वर्ष 2022-23 में देश में कृषि उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान है वो कृषि मंत्रालय द्वारा 21 सितंबर को जारी किया गया, और इसमें केवल अभी खरीफ को शामिल किया गया है। तो खरीफ में जो कुल खाद्यान्न होंगे
उसका उत्पादन होगा 149.92 मिलियन टन, और इसमें चावल होगा 104.99 मिलियन टन, मक्का 23.10 मिलियन टन, और तिलहन 23.57 मिलियन टन, गन्ना गन्ना अलग से है, ये खाद्यान्नों में नहीं, अलग से है, 465.05 मिलियन टन। नेक्स्ट, कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022-23 में चावल का उत्पादन रहेगा, कितना रहेगा? तभी व्याख्या में देखा लगभग 105 मिलियन टन, कुल खाद्यान्न 150 मिलियन टन, और चावल और ये केवल खरीफ के लिए अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार गन्ने का उत्पादन कितना रहेगा? तो 465 मिलियन टन गन्ने का रहेगा। ये गन्ना को ना कुल खाद्यान्न में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, गन्ना एक अलग से है, कुल खाद्यान्न जिसे खाने योग्य है, मतलब अनाज के रूप में। भारत की 2015 से 2020 की विदेश व्यापार नीति की अवधि को हाल ही में कितने माह के लिए वृद्धि की गई है? तो 6 माह की वृद्धि की गई है। पहले भी इसे बढ़ाकर सितंबर 2022 तक किया गया था, और पुनः इसमें 6 माह की वृद्धि कर दी गई। अब यह 23 मार्च 2023 तक लागू रहेगी, 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2022 को निम्न में से कौन सी नीति की घोषणा की? तो न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा की। क्या है न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी? तो इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागतों में कमी लाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर का विकास करना तथा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। और लॉजिस्टिक लागत को क्रमबद्ध तरीके से 2030 तक देश के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी LPI इंडेक्स में विश्व के 25 शीर्ष देशों में शामिल करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना था? तो भारत पर मार्च 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण 620.7 अरब डॉलर था। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 5 सितंबर 2022 को इससे संबंधित आंकड़ा जारी किया गया, जिसके अनुसार मार्च 2022 के अंत तक का ये आंकड़ा है। कुल विदेशी ऋण भारत पर था 620.7 अरब डॉलर, जो वित्त वर्ष 2020-21 में इसी समय में कितना था? तो 573.7 अरब डॉलर था, और उसके तुलना में 8.2% की वृद्धि पिछले एक वर्ष में दर्ज की गई है विदेशी ऋण के मामले में। और इस विदेशी ऋण में जो है वो दीर्घकालीन ऋण का अंश कितना है? 80.4%, यानी 499.1 अरब डॉलर जो है वह दीर्घकालिक ऋण है, और शेष 19.6% यानी 121.7 अरब डॉलर अल्पकालिक ऋण है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो ऋण विदेशी ऋण के मामले में वर्ष 2021 में भारत विश्व में कितने स्थान पर है? तो भारत का स्थान विश्व में 23वां स्थान है विदेशी ऋण के मामले में। और इसमें टॉप पर कौन सा देश है? तो दुनिया का सबसे धनी जो देश है अमेरिका, सर्वशक्तिशाली देश जो है अमेरिका, वो ऋण के मामले में टॉप पर है। और उसके पास सर्वाधिक कितना अरब डॉलर का ऋण है? तो 23,371 अरब डॉलर का ऋण के साथ अमेरिका प्रथम, यूनाइटेड किंगडम दूसरे तथा फ्रांस तीसरे स्थान पर। जितना बड़ा विकसित देश उतना ही ज़्यादा ऋण। आगे क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का प्रतिशत कितना? दीर्घकालीन ऋण जो ज़्यादा अवधि के लिए दिया गया हो, तो उसका अंश था 80.4%। अल्पकालिक ऋण कितना था? तो अल्पकालिक ऋण का अंश था 19.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी ऋण के मामले में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? तो हमने देखा प्रथम स्थान पर अमेरिका था। अगला प्रश्न, सर्वाधिक विदेशी ऋण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो व्याख्या मैंने देखा था कि भारत का विश्व में 670 अरब डॉलर के साथ भारत विश्व में 23वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। अगला प्रश्न, वैश्विक ऋण में भारत का प्रतिशत कितना है? तो टोटल जो ऋण है उसमें भारत का प्रतिशत 5.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में देश में मछली का उत्पादन कितना रहा? तो वर्ष 2021-22 के दौरान देश में मछली का उत्पादन 161.8 लाख टन रहा। याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो 12 से 15 सितंबर के बीच विश्व डेयरी का जो सम्मेलन है वो ग्रेटर नोएडा, यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुआ।
ठीक है। और इसका थीम था पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। और इससे पहले ना जो भारत में पिछला डेयरी सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन, वह 1974 में हुआ था। तो 5 दशक के बाद भारत में यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो अभी हम लोग ने व्याख्या में देखा, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी, ऑप्शन सी यही सही है। हाल ही में जारी इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार बीते वर्ष 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कुल कितनी थी? तो 2021 में भारत में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या 15.2 लाख थी। आइए इस आंकड़े को देखते हैं। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022, तो पिछले वर्ष 2021 में 15.2 लाख लोग भारत आए, और इसमें सर्वाधिक संख्या किस देश के लोगों की थी? तो अमेरिका की थी। अमेरिका से सर्वाधिक पर्यटक भारत आए, और उसके बाद बांग्लादेश और यूनाइटेड किंगडम का स्थान आता है। इसी में वर्ष 2023 के लिए भारत में पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष यानी 2021 में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 15.2 लाख थी, और सर्वाधिक जो विदेशी जो थे वो अमेरिका से भारत आए, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम था। 2023 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर पर्यटन का बनाया गया है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में भारत आने वाले सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों की संख्या किस देश की थी? तो अभी हमने देखा अमेरिका की थी। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के लिए भारत में पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न, देश में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग किस राज्य में बनाई जाएगी? ऑप्शन है आपके सामने, गोवा, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो देश का पहला जो है समुद्र के नीचे सुरंग वाली रेल सुरंग बनाई जाएगी, और यह महाराष्ट्र में थाने की जो खाड़ी है ना, उसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स व सिलफाटा के बीच दौड़ेगी, जो बुलेट ट्रेन के रूप में ये बनाई जा रही है। और 21 किलोमीटर लंबे इस सुरंग में जो थाने की खाड़ी में जो 21 किलोमीटर का जो सुरंग है वो जो बनाया जाएगा, उसमें 7 किलोमीटर जो है ना वह समुद्र के अंदर का पार्ट होगा। और यह सुरंग अहमदाबाद, मुंबई अहमदाबाद बनने वाली जो हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट है ना, उसी का भाग है ये 21 किलोमीटर का भाग, जिसमें 7 किलोमीटर समुद्र के बीच से होकर ये बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। और यह सुरंग जो है ना 25 से 65 मीटर तक की गहराई समुद्र के नीचे यह सुरंग होगी। और सबसे ज़्यादा जो गहराई है ना सिलफट्टा के निकट है, जो पारसिक पहाड़ी के अंदर है, 114 मीटर नीचे यह सुरंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष यानी 2022 में मानसून मौसम के दौरान, जैसे मानसून मौसम कब से होता है? तो 1 जून से 30 सितंबर तक के दौरान देश में दक्षिण पश्चिम मानसून से कितनी वर्षा हुई? सामान्य से कम, सामान्य से अधिक या अधिक? तो सही उत्तर है दोस्तों सामान्य से अधिक वर्षा हुई। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष यानी 2022 में मानसून मौसम के दौरान की अवधि में कुल 92.5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो 1971 से 2020 के अवधि जो जिसे दीर्घकालिक औसत कहा जाता है, उसका 87.5 सेंटीमीटर को माना जाता है दीर्घकालिक औसत, एवरेज। तो उससे के अनुसार यह 106% हुआ, और 106% को सामान्य से अधिक वर्षा की दर्जा दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर दीर्घकालिक औसत का जो है 87 सेंटीमीटर, उससे अगर 90% वर्षा होती है, 90% वर्षा होती है तो उसे न्यून वर्षा कहा जाएगा। 90 से 96% के बीच वर्षा होती है तो सामान्य से कम वर्षा होगा माना जाएगा। दीर्घकालिक औसत के जो है वो 96 से 104% के बीच वर्षा होगी तो सामान्य वर्षा माना जाएगा। 104 से 110% के बीच वर्षा होगी तो उसे सामान्य से अधिक वर्षा माना जाएगा। 110% से अधिक वर्षा होगी तो उसे अधिक वर्षा माना जाएगा। तो 106% वर्षा हुई है सामान्य। दीर्घकालिक औसत जो है 87 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हुई है, कितना प्रतिशत? तो 106% वर्षा हुई है, तो इसलिए इसे सामान्य से अधिक वर्षा इस बार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष देश में मानसून मौसम के दौरान दीर्घकालिक औसत का कितना प्रतिशत वर्षा हुआ? तो 106% वर्षा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून वर्ष
के औसत मानसून मौसम की अवधि में कुल कितना सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई? तो कुल 92.5 सेंटीमीटर दर्ज की गई। अगला प्रश्न, आर्थिक संकट से जूझ रहे दक्षिण एशिया के किस देश में सितंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर 70% तक पहुंच गई? तो बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देश के तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किस मार्ग पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तीसरा जो परिचालन हुआ वो गांधीनगर मुंबई रेल मार्ग पर हुआ। और देख लेते हैं कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले इस वंदे भारत एक्सप्रेस का तीसरा जो है वो पहला जो रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी नई दिल्ली वाराणसी के बीच 19 फरवरी को स्टार्ट हुई थी। दूसरी रेलगाड़ी नई दिल्ली कटरा रेल मार्ग पर 3 अक्टूबर 2019 को, और अब तीसरी जो 30 सितंबर 2022 को गांधीनगर से, जो गुजरात के गांधीनगर से मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई के बीच रवाना हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है? तो ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है वह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो भी शॉर्टकट में इसे कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। ठीक है। और इस साल भी यह इसके द्वारा 29 सितंबर 2022 को जारी किया गया। और इस रैंक में 132 देशों को शामिल किया गया, जिसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड तथा अंतिम स्थान यानी 132वें स्थान पर गुनिया देश है। भारत को इस वर्ष जो रैंक प्रदान किया गया है वो 40वां रैंक है, और पिछले वर्ष इस रैंक में भारत का स्थान 46वां था। इस आधार पर 6 पायदान का सुधार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को हुआ है। ठीक है। तो हम लोगों ने इसे देख लिया व्याख्या के माध्यम से। यहाँ पे हम लोग चार्ट भी देख सकते हैं। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, सूचकांक देख सकते हैं 64.6। दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर स्वीडन, सबसे निचले स्थान पर कौन है? गुनिया 132वें, 131वें पर एक इराक, और 130वें पर बुरुंडी है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत से ऊपर एक ही देश है जो है चीन, जो 11वां रैंक है उसको। भारत 40वें रैंक पर है। श्रीलंका 85, पाकिस्तान 87, बांग्लादेश 102, नेपाल 111 और म्यांमार 116वें स्थान पर। ठीक है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो आपने व्याख्या में देखा 40वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में कितने पायदान का सुधार हुआ है? तो 6 पायदान का सुधार हुआ है। पिछले वर्ष 46वें पायदान पर था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में सबसे निचले स्थान पर कौन है? तो सबसे निचले स्थान पर गुनिया है, उससे एक ऊपर है इराक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आरबीआई ने अपने चौथे मौद्रिक नीति 2022-23 में देश की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 7.2% से घटाकर कितना कर दिया है? तो पहले 7% था, अब उसे घटाकर आरबीआई ने भारत के जीडीपी की वृद्धि दर को 7% कर दिया है। अब इस महीने के दौरान कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र का नया दूत घोषित किया गया है। अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशन का जो विशेष दूत है वो कौन है? रोजा अटुन बायबा। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो के राजा प्रसाद रेड्डी को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली यानी एम्स के नए निर्देशक या डायरेक्टर कौन है? तो एम श्रीनिवास एम्स के नए डायरेक्टर, एम्स जो दिल्ली स्थित एम्स है उसका नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उसी तरह ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो श्री डॉक्टर राजीव बहल को बनाया गया है। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत के असामयिक मृत्यु के बाद ये पद जो खाली था तो उस अब भर दिया गया। जो दूसरे देश के CDS है उन्हें जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है। जापान में भारत के नए राजदूत कौन है? CB जॉर्ज को जापान में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। उसी तरह न्यूजीलैंड में भारत की नई दूत कौन बनी है? तो निशा भूषण। और
भारत के नए महान्यायवादी कौन है, यानी भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। अब एक एक करके इसको प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किसे अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र का नया विशेष दूत नियुक्त किया गया? तो हमने देखा रोजा ओटुनबाएवा। तो किर्गिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति है रोजा ओटुनबाएवा, वह यूनाइटेड नेशन का जो अमेरिका में विशेष राजदूत है उसके तौर पर नियुक्त किया गया, और वह कनाडा के डेबोरा लियांस का स्थान लेंगे। इसके पहले कनाडा के थे डेबोरा लियांस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो के राजा प्रसाद रेड्डी। आप देख सकते हैं इस लिस्ट में आपको मिलेंगे, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के राजा प्रसाद रेड्डी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसे नई दिल्ली स्थित एम्स का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो एम्स से मैंने क्या बोला था? एम श्रीनिवास। तो एम श्रीनिवास को, यही है एम श्रीनिवास, दिल्ली स्थित एम्स का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यानी ICMR का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राजीव बहल को नया ICMR का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही जो ICMR का महानिदेशक होता है ना, वह केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग है उसका सचिव भी होता है। जो ICMR का महानिदेशक होता है वह केंद्र सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग जो है ना उसका सचिव भी वही होता है। तो डॉक्टर राजीव बहल इसके दोनों पोस्ट के साथ। हाल ही में देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS किसे नियुक्त किया गया? हमने देखा तो जनरल अनिल चौहान। आप अपने किसी रिलेटिव का, जितने भी मैंने नाम नियुक्तियां मैं बताऊंगा ना, आप अपने किसी रिलेटिव से जोड़िएगा। आपके अगल बगल में कोई अनिल नाम का है आदमी है तो उसको CDS मान लीजिएगा, लिंक करिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। तो CDS का पद संभालने के साथ साथ जो CDS का पद होता है ना, वह सरकार का जो सैन्य मामलों का विभाग होता है ना उसका सचिव भी वही होता है। तो जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो CB जॉर्ज जापान में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है CB जॉर्ज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, न्यूजीलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनाई गई है? तो नीता भूषण न्यूजीलैंड में भारत की नई राजदूत है, यही है नीता भूषण, देख लीजिए। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसे बनाया गया? तो के वेणुगोपाल भारत के नए अटॉर्नी जनरल है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? सुनील छेत्री, सही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो मनीषा कल्याण, ये भी सही है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो विक्रम प्रताप सिंह, ये भी सही है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी मार्टिना थॉकचम, तो ये भी सही, यानी उपरोक्त ई सही होगा, इसके उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा इस पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत किस राज्य को पर्यटन के समग्र विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये देखते हैं व्याख्या के माध्यम से। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 जो की घोषणा सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह में किया गया। और पुरस्कारों का वितरण कौन किए? तो नए जो उपराष्ट्रपति बने हैं श्री जगदीप धनखड़ ने किया। पर्यटन के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड को पहला, महाराष्ट्र को दूसरा तथा तेलंगाना को तीसरा पुरस्कार दिया गया। और गुजरात के अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया। गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है उसको सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया। इसी के तहत सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का पुरस्कार जो है तेलंगाना स्थित सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का पुरस्कार दिया गया। उसी तरह प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रमुख शहरों के रूप में
और अन्य शहरों के मामले में इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डों को यह पुरस्कार दिया गया। इसी तरह साहसी पर्यटन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग मित्र स्मारक का पुरस्कार मध्य प्रदेश के भोजपुर के शिव मंदिर को दिया गया। इसी तरह 5 स्टार डिलक्स श्रेणी के होटलों में सर्वश्रेष्ठ होटल का पुरस्कार मुंबई स्थित ताज पैलेस को दिया गया। 5 स्टार डिलक्स की श्रेणी में, उसी तरह 5 स्टार होटलों की श्रेणी में एक डिलक्स हो गया, एक 5 स्टार डिलक्स और दूसरे नाम पर आता है 5 स्टार। तो 5 स्टार होटलों की श्रेणी में जो पुरस्कार दिया गया वो है विजयवाड़ा के द गेटवे होटल को दिया गया। और 4 स्टार होटलों की सूची में जो प्रथम पुरस्कार जो मिला है वह कोयट्टम स्थित ताज कुमारम को दिया गया सर्वश्रेष्ठ होटल का पुरस्कार। और उसी तरह सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण मित्र होटल का पुरस्कार RTC राजपूताना होटल जयपुर को दिया गया। ठीक है, कुछ चीज़ें याद रहेंगी होंगी आपको, आगे हम लोग प्रश्न के माध्यम से याद कर लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? तो हमने देखा अहमदाबाद को, गुजरात के अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत किस रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का पुरस्कार दिया गया? तो तेलंगाना स्थित सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। और निम्न में कौन संबंध में कौन सुमेलित है आपको चुनना है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा सही है। साहसी पर्यटन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग मित्र स्मारक का पुरस्कार तो मध्य प्रदेश स्थित शिव मंदिर को दिया गया, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 5 स्टार डिलक्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ होटल का पुरस्कार ताज महल पैलेस मुंबई सही है। 5 स्टार होटलों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ होटल का पुरस्कार किसे दिया गया? तो द गेटवे होटल को, ये भी सही है। 4 स्टार होटलों में सर्वश्रेष्ठ होटल तो ताज कुमारम कोयट्टम, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण मित्र होटल कौन चुना गया था? तो RTC राजपूताना होटल जयपुर, ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म को 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए नामित किया गया? तो भारत की जो मूवी है छेल्लो सो, यह गुजराती मूवी है, इसको शामिल किया गया है। भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली है 95वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु। तो आपको बता दूं कि भारत की अभी तक किसी भी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला है। अभी तक जो 5 फिल्में हैं ना, जो टॉप 5 फिल्मों में शामिल की गई थी लेकिन प्रथम पुरस्कार नहीं जीत पाई है, उनमें जो भारत की 3 फिल्मों को वहाँ तक पहुँच पाई है टॉप 5 की सूची में, वह 1958 की मदर इंडिया, 1989 में बने सलाम बॉम्बे व 2001 में लगान। ठीक है, लेकिन भारत की किसी भी मूवी को अभी तक ऑस्कर का पुरस्कार नहीं मिला है। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भगवंत अनमोल को दिया गया। उनकी जो ये प्रति थी, रचना थी प्रमेय के लिए, ठीक है, ये पुस्तक है उनकी और ये है भगवंत अनमोल। यहाँ देख सकते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल, उपन्यास प्रमेय और अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स, और उनकी जो पुस्तक है वो है टेल्स ऑफ हजारीबाग। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थान सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन अक्सर जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हमने देखा मिहिर वत्स, इनकी पुस्तक थी टेल्स ऑफ हजारीबाग, इसके लिए मिहिर वत्स को चुना गया अंग्रेजी भाषा के लिए। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश शासन का लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो लता मंगेशकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 गायक कुमार सोनू को प्रदान किया गया। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी लता मंगेशकर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है पिछले 2 वर्षों से, और 2022 में यह प्रदान किसे प्रदान किया गया? तो हरि प्रसाद चौरसिया को दिया गया। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। जो
लता मंगेशकर की जो स्मृति में 5 लाख के इस राष्ट्रीय पुरस्कार की जो स्थापना है महाराष्ट्र शासन द्वारा किया गया था। और 2021-22 का यह पुरस्कार बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को प्रदान किया गया। और इससे पूर्व यह पुरस्कार जो है 2021-22 में लता जी की जो छोटी बहन है उषा मंगेशकर उनको दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में साइरस मिस्त्री का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वह एक बड़े उद्योगपति थे और देश के अग्रणी उद्योगपतियों में से एक जो थे साइरस मिस्त्री, उनका निधन 24 वर्ष की आयु में कार दुर्घटना के कारण हो गया। हाल ही में राजू श्रीवास्तव का हृदयघात के चलते 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह क्या थे? तो वह एक कॉमेडियन थे। राजू श्रीवास्तव सबको ही पता होगा, काफ़ी दुखद मृत्यु हुई इनकी। हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया, वह थे? तो बीबी लाल, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उनका नाम जरूर मिला होगा। प्रसिद्ध पुरातत्व इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता थे बीबी लाल, और 121 साल की उम्र में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। तो प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर ब्रिजबासी लाल, बीबी लाल को ब्रिजबासी लाल पूरा नाम है, 10 सितंबर 2022 को 21 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्यों ये चर्चा में रहते थे, प्रसिद्ध थे? तो अयोध्या में जो बाबरी ढांचे के नीचे राम मंदिर होने का जो साक्ष्य जो खोजा गया था, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण, 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था तथा 68 से 72 के दौरान यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे थे बीबी लाल। हाल ही में भारत के किस जगह पर 20 दिन का पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास संपन्न किया गया? तो लद्दाख में। हाल ही में ककाडू 2022 नामक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की मेजबानी में डार्विन नदी जो है उसके तट पर, डार्विन शहर नामक जो तट पर संपन्न ककाडू 2022 नामक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भारत सहित 20 से अधिक देशों की नौसेना व नौसैनिक विमानों ने भाग लिया। भारतीय नौसैनिक पोत INS सतपुरा व P1 इसमें शामिल रहे। इस नौसैनिक अभ्यास का जो थीम था पार्टनरशिप, लीडरशिप व फ्रेंडशिप। तो ककाडू नामक सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो अंबेडकर ए लाइफ के लेखक शशि थरूर है। पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? तो द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो अहमदाबाद में संपन्न हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट तथा भावनगर में यह खेल 36वां राष्ट्रीय खेल खेला गया। और इसका औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया। लगभग 700 खिलाड़ियों ने इस खेल में भाग लिया, जिसका शुभंकर क्या था? सावज अर्थात एशियाई शेर इसका शुभंकर था, और गीत था जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी वही है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के कितने शहरों में खेले गए? तो 6 शहरों में खेले गए। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो सावज था, सॉरी, ये देख सकते हैं ये आप इमेज। और शुभंकर क्या था? सॉरी, गीत क्या था? जो गीत गलती से शुभंकर लिखा है, राष्ट्रीय खेलों का गीत था जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग एथलेटिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। ज्यूरिख में आयोजित प्रतिष्ठित डायमंड लीग एथलेटिक्स में 8 सितंबर 2022 को 88.44 मीटर तक भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, और इस सत्र में नीरज चोपड़ा का यह तीसरा पदक है। देख सकते हैं आप इमेज में। 48वें बर्लिन मैराथन 2022 में विश्व रिकॉर्ड के साथ विजेता रहे इलियुड किपचोगे किस देश के पुरुष धावक है? तो यह कीनिया के पुरुष धावक है, और इन्होंने 2 घंटे 1 मिनट व 9 सेकेंड में रिकॉर्ड समय में यह बर्लिन मैराथन को जीता। इस मैराथन के लिए यह रिकॉर्ड है। और वहीं महिला वर्ग की विजेता कौन रही? तो इथोपिया की तिग्सिट अफेटा। और जो कीनिया के किपचोगे है ना, यह लगातार चौथी बार यह रेस जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। 48वें बर्लिन मैराथन 2022 में महिला वर्ग की विजेता रही तिगिस्ट असेफा किस देश की हैं? तो इथोपिया की। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने
ओडीआई क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? डेविड वार्नर, ऑरन फिंच, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड। तो जोश हेजलवुड ने, सॉरी जोश हेजलवुड, यहाँ पे जोश हेजलवुड या एरन, शायद यहाँ गलती से हेजलवुड हो गया है, एरन फिंच होगा, ठीक है। एरन फिंच ने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए ऑप्शन है 3 T20 और 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला इंग्लैंड और भारत के बीच इस इंग्लैंड में संपन्न हुई। बी ऑप्शन है T20 श्रृंखला इंग्लैंड ने 2-1 से जीती। सी ऑप्शन है ओडीआई श्रृंखला भारत ने जीती। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी विकल्प सही है, तो उपरोक्त सभी विकल्प सही है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस महिला क्रिकेटर ने 24 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी या दीप्ति शर्मा। तो सही उत्तर है दोस्तों झूलन गोस्वामी, इन्होंने संन्यास ले लिया। 20 वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा और इंग्लैंड के खिलाफ लंदन में एक मैच के दौरान उन्होंने संन्यास ले लिया। और पश्चिम बंगाल के चकदाह कस्बे से रही झूलन गोस्वामी को चकदाह एक्सप्रेस के नाम से मशहूर थी। 12 टेस्ट मैच, 204 एक दिवसीय मैच व 68 T20 मैच इन्होंने खेला। और 2007 में आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर व 2010 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2012 में पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जापान एकल का खिताब केंटो मोमोटा ने जीता पुरुष एकल का, सॉरी केंटो निशिमोतो ने जीता। और महिला एकल का अकाने यामागुची ने। तो जापान ओपन का खिताब जापान के ही पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने सिंगल का जीता, केंटा निशिमोतो और अकाने यामागुची। इसी तरह महिलाओं ने भी वही क्वेश्चन है। 15वें एशिया कप पुरुष क्रिकेट का खिताब श्रीलंका ने फाइनल में किस देश को हराकर जीता? तो पाकिस्तान को हराकर यह जीता। देख सकते हैं यहाँ पे आप, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 15वें एशिया कप T20 फॉर्मेट में यह श्रृंखला खेला गया और पुरुषों का 15वां एशिया कप था और जो ये इस बार T20 फॉर्मेट में था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीलंका की मेज़बानी में हुआ, लेकिन वहाँ चूँकि गिर्द युद्ध के हालात बने हुए तो मेज़बान श्रीलंका ही था, लेकिन इसकी यह कहाँ हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और शारजाह में आयोजित हुआ। 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच कुल 6 टीमों ने इसमें भाग लिया। श्रीलंका छठी बार इसका विजेता रहा, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत सर्वाधिक 7 बार इस कप को जीता है और श्रीलंका छठी बार जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे वो श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा थे। और सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने टोटल 281 रन बनाए इस श्रृंखला में। वहीं भारत के भुवनेश्वर कुमार ने सर्वाधिक 11 विकेट इस श्रृंखला में लिए। 59वें दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता? तो पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को हराकर 9वीं बार दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भारत के जो 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कर्नाटक के प्रणव आनंद। बेंगलुरु के 15 वर्षीय खिलाड़ी प्रणव आनंद शतरंज में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और अभी तक जो 76 शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर बने हैं ना, नॉर्म हासिल के, उसमें 2 महिला भी शामिल है। कौन कौन? कोनेरू हम्पी व डी हरिका। भारत के 76 शतरंज ग्रैंड मास्टर में सर्वाधिक जो संख्या है ना वो 27 खिलाड़ी तमिलनाडु के हैं और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 10 खिलाड़ियों के साथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, भारत की कितनी महिला शतरंज खिलाड़ियों ने ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है? तो 2 महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 76 ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ियों में से सर्वाधिक संख्या किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का 27 है और महाराष्ट्र का 10। 131वें डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? तो 131वें डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब बेंगलुरु ने जीता। और 131वें जो आयोजन हुआ 16 से 18 सितंबर के बीच कोलकाता और गुवाहाटी व इम्फाल में खेला गया। और एशियाई फुटबॉल फेडरेशन से मान्यता प्राप्त है यह डूरंट कप फुटबॉल। फाइनल में मुंबई सिटी को हराकर बेंगलोर ने यह खिताब पहली बार जीता। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो कल्याण चौबे 85 वर्षीय
85 वर्षों के इतिहास में, फुटबॉल के इतिहास में कल्याण चौबे जो है वो पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो कि फुटबॉलर हैं, वरना राजनीतिक लोगों का ही वर्चस्व इसमें रहा है। तो ऐसे पहले फुटबॉलर हैं जिन्हें इन्हें इस अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ है। काफ़ी लंबी मतलब एक बहस है इसके पीछे। अब देखिए क्यों हुआ ऐसा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रसिद्ध पूर्व फुटबॉलर कल्याण चौबे ने वाचिंग भूटिया को 33-1 के बहुमत से पराजित किया। इस पद पर श्री प्रफुल्ल पटेल जिन्हें मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने पद से हटा दिया था, उनका स्थान लिया। तो इससे पहले प्रफुल्ल पटेल थे। 2009 से 22 के दौरान श्री प्रफुल्ल पटेल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष रहे थे। राष्ट्रीय खेल संहिता के भारत में एक राष्ट्रीय खेल संहिता बनाया गया था और इसमें यह नियम था, उसके विरुद्ध पद पर सर्वोच्च बने रहने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 18 मई 2022 को पद से हटा दिया गया था। किसको? प्रफुल्ल पटेल को। और प्रशासकों के कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त की गई थी महासंघ के कामों को देखरेख के लिए। इसी दौरान क्या हुआ, प्रशासकों की समिति को बाहरी हस्तक्षेप मानते हुए फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की संबद्धता को 16 अगस्त 2022 को निलंबित कर दिया, जिसके पश्चात महासंघ के चुनाव की घोषणा के पश्चात ही अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ने की मान्यता को फीफा ने 26 अखिल भारतीय को फिर से फीफा ने भारत की इस संस्था को मान्यता दी। जो फीफा है ना वो एक नियामक संस्था है वैश्विक स्तर पर फुटबॉल का। तो उसका कहना है कि जो किसी भी देश की फुटबॉल संस्था है ना वो सरकार के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, उसे स्वायत्त होना चाहिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रशासक समिति गठित किया गया, इसके साथ ही इसकी मान्यता रद्द कर दी गई फुटबॉल फीफा के द्वारा। और जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया या स्वतंत्र हो गई तो फिर इसे मान्यता मिल गई। ठीक है, तो प्रफुल्ल पटेल के जगह पर कल्याण चौबे इसके अध्यक्ष बन गए। हाल ही में पुणे में संपन्न पहले अल्टीमेट खो खो टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ओडिशा जगरनॉट्स ने यह खिताब जीता। विश्व कप हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो विश्व कप हॉकी 2023 का आयोजन भारत में होगा जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर के राउल किला में आयोजित हो गया। भारत सहित 16 टीमें इसमें भाग लेंगी। 13 से 19 जनवरी के बीच यह खेला जाएगा। आगामी विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो उड़ीसा में होगा। निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है? तो दिलीप टर्की भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। दिलीप टर्की यह हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। डेविस कप 2023 के लिए ग्रुप ए के मुकाबले में भारत को किस देश से पराजित होना पड़ा? तो भारत को नॉर्वे से पराजित होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया? वीनस, सेरेना, विक्टोरिया अजारेंका या इगा स्विएतेक? तो सेरेना विलियम्स। टेनिस महिला में एक किंवदंती रही सेरेना विलियम्स, इन्होंने इस टूर्नामेंट से संन्यास ले लिया। ठीक है, टोटल 23 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। सिंगल्स में टोटल 23 ग्रैंड स्लैम जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 7 बार, फ्रेंच ओपन 3 बार, विंबलडन 7 बार और यूएस ओपन 6 बार। आपको पता होगा 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, तो ये इन्होंने टोटल 23 ग्रैंड स्लैम अपने नाम सिंगल के नाम किए थे। और अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने 2 सितंबर को न्यूयॉर्क में अमेरिकी ओपन में पराजय के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया। और 1995 में इन्होंने टेनिस से शुरुआत की थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और 2022 तक 23 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और विश्व में दूसरे स्थान पर रही। सिंगल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, महिला ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में यह दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने टोटल 24 ग्रैंड स्लैम जो है ना सिंगल ग्रैंड स्लैम जीते थे। उसके बाद 23 सेरेना के नाम है। उनका रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाई लेकिन दूसरे स्थान पर वह रही। इसमें 7 ऑस्ट्रेलिया, 6 विंबलडन, 6 अमेरिकी और 5 फ्रेंच इन्होंने अपने नाम किए। इसके अतिरिक्त 14 ग्रैंड स्लैम उन्होंने डबल्स में जीते और 2 मिक्स डबल्स का खिताब भी जीता सिंगल्स के अलावा। और अपनी जो बहन है ना वीनस विलियम, इनके साथ यह टोटल 31 मैच अपनी बड़ी बहन के साथ खेली और 19 बार सेरेना विलियम्स विजयी रही।
ठीक है। तो हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने वाली सेरेना विलियम्स किस देश की महिला खिलाड़ी है? नो डाउट अमेरिका। सितंबर 2022 में किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? तो दोस्तों सितंबर में ना टेनिस के दो महान खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया, एक तो सेरेना विलियम्स और दूसरे हैं स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर। जैसे महिलाओं में उनका कोई सानी नहीं था सेरेना का, उसी तरह पुरुषों में रोजर फेडरर अपने आप में एक महान खिलाड़ी है। और उसी की तरह इन्होंने भी मतलब टेनिस में अपना नाम ऊंचे स्वर्ण अक्षरों में लिखा है और इन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें 6 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 1 फ्रेंच ओपन, विंबलडन 8 बार और यूएस ओपन 5 बार इन्होंने जीता है। ठीक है। और 1916 वर्ष की उम्र में 1997 में इन्होंने अपने टेनिस करियर की शुरुआत की और 41 वर्ष की आयु में सितंबर 2022 में अपना अंतिम मैच खेला। और जब इन्होंने पहली बार जो सर्वाधिक 20 ग्रैंड स्लैम पुरुषों का सिंगल ग्रैंड स्लैम 20 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, जिसे वर्तमान में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ने तोड़ दिया है। खैर, लेकिन सबसे पहले 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी रोजर फेडरर ही बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो स्विट्जरलैंड के हैं। अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज। फ्रांस स्पेन के हैं, जिस देश के राफेल नडाल है उसी देश के एक नए युवा खिलाड़ी अब आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्लोस अल्कारेज। इन्होंने अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। आगे देखते हैं हम लोग कि महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पोलैंड की इगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया के ओंस ज्यूबर को फाइनल में हराकर पुरुष सिंगल महिला एकल का खिताब जीता। पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने नॉर्वे के कैस्पर रड को हराकर जीता। और महिला युगल का खिताब बारबोरा क्रेजिस्कोवा व कैटरीना शेवनबायका अमेरिकी जोड़ी ने जीता। पुरुष युगल का खिताब राजीव राम अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सेलिसबरी ने जीता। वहीं मिश्रित युगल का खिताब स्टॉम सांस व जॉन पियर्स जो दोनों ऑस्ट्रेलिया के इन्होंने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीता और महिला एकल का खिताब पोलैंड के इगा स्वियातेक ने जीता। आपको पता होगा कि साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा अमेरिकी ओपन। तो उसी में से एक अमेरिकी ओपन का खिताब इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पोलैंड की इगा स्वियातेक, इन्होंने ही यह खिताब जीता है ट्यूनीशिया के ओंस ज्यूबर को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां लेबर कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? यूरोप टीम, विश्व टीम, एशिया टीम या अफ्रीका टीम? तो विश्व टीम ने यह खिताब जीता। देख लेते हैं लेबर कप होता क्या है। तो लेबर कप टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी लॉर्ड रेवर के नाम से वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। और इसमें यह मैच किसके बीच खेला जाता है? तो एक तरफ यूरोप की टीम, पूरी यूरोप की टीम होती है और एक तरफ शेष विश्व की टीम, इन दोनों के बीच यह मैच खेला जाता है। और लॉर्ड रेवर के नाम पर क्यों? तो लॉर्ड रेवर ही अंतिम बार कैलेंडर ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। अब कैलेंडर ग्रैंड स्लैम क्या होता है? तो कैलेंडर ग्रैंड स्लैम से तात्पर्य यह है कि कैलेंडर वर्ष में पूरे वर्ष भर में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक ही साल चारों ग्रैंड स्लैम जीत लिए। यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीते, सेम ईयर में फ्रेंच ओपन में जीते, विंबलडन में जीते और अमेरिकी ओपन में जीते। चारों ग्रैंड स्लैम जीत लिए, उनको बोला जाता है कैरियर ग्रैंड स्लैम। ठीक है, कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। तो यह खिलाड़ी जो थे उन्होंने 2 बार यह उपलब्धि हासिल की थी, 1962 में भी और 1969 के बाद और 1969 में। और इनके बाद कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं बना है आज तक जिन्होंने कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीता हो, यानी एक साल के चारों ग्रैंड स्लैम जीत गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में खेले गए महिलाओं की चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर है दोस्तों चेक गणराज्य की लिंडर फ्रुवित्रोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बेलग्रेड, सर्बिया के बेलग्रेड में, भारत की नई दिल्ली में या रूस के मॉस्को में या कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में? तो सही उत्तर है दोस्तों सर्बिया के बेलग्रेड में 10 से 18 सितंबर 2022 के बीच 17वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के 2 पहलवानों ने कांस्य पदक जीते। भारतीय पहलवान 2 पहलवान कांस्य पदक जीते। कौन कौन? तो बजरंग पुनिया ने
65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। और बजरंग पुनिया का विश्व चैंपियनशिप में यह चौथा पदक है और विनेश फोगाट का विश्व चैंपियनशिप में यह दूसरा पदक है। अमेरिका ने 7 स्वर्ण, 6 रजत व 2 कांस्य पदक कुल 15 पदक जीतकर इस टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 2 पदक जीते थे और दोनों ही कांस्य थे, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2022 का खिताब किसने जीता? फेरारी के केसी लेक्लर्क, फेरारी के ही सीजेक्स जूनियर या रेडबुल के एम्स बफस्टेन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, रेडबुल के एम्स बफस्टेन। सितंबर 2022 में 2 फार्मूला 1 रेस, डच ग्रांड प्री और इटालियन ग्रां प्री का आयोजन हुआ और दोनों ही ग्रांड प्री रेडबुल के एम्स बफस्टेन ने जीते। और आज का अंतिम प्रश्न है, इटालियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2022 का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर है दोस्तों रेडबुल के एम बफस्टेन। तो इसी के साथ जो नवंबर 2022 का जो प्रतियोगिता दर्पण है, ये मैगजीन से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न की जो सूची थी वो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपके ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे मैं आपके लिए ऐसे ही मंथली मैगजीन लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।